सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने सुना होगा एक कुत्ते को रोटी खिलाने के इतने फायदे हैं, सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक नगर की कहानी। रामू नाम का व्यक्ति रहता था एक नगर में। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने जाता है। आश्रम पहुंचता है, वहां देखता है कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल बड़ी जोरों से है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से लाभ कितने होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदे को समझ लेता है उसे कभी कष्ट नहीं, दुख नहीं होता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी। एक समय की बात, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव में हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आस में परस, जो कि आश्रम में पहुंचता है। उसने आसी से प्रार्थना किया, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे रोटी का टुकड़ा दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। रस में सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, बताओ क्या हुआ। कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता, ना कमाने का होता, ना कोई साधन होता। हमें कड़े जो पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं। सर्दी गर्मी बरसात सब सह कर रहते हैं, लेकिन मुनिवर, हम इंसान की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिया है, और फिर वे लोग जो परेशान करके बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखों और कान बंद थे। हम यह कह सकते कि यह हमारा जन्म पर जैसे वैसा ही जश्न होगा जैसे आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बजाना, खुशी मनाई जाती, क्या हमारे जन्म पर भी ऐसा ही खुशी मनाई गई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि किसी बड़े घर में आया हूँ, लेकिन जिस जगह पर हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती है तो हमने देखते हैं कि माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते, हमें अपने छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी हुई। हम 5 भाई, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के, मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा कमजोर मैं हीन था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हमें 5 जो को ख्याल कर रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती, कभी मिल जाता, कभी नहीं। रात में वह जाकर गांव की रखवाली भी करती। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते। अगर किसी किसान के खेत में जाकर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगाती। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते। मजबूरी में उसे कभी छीना झपटी करनी पड़ती। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से भी पीट देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी रह जाती। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ की
जो हमारी माँ भी चिंता करती। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता। मजबूरी में वे चोरों से घरों में घुस जाती और कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपना भूख मिटा लेती। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते, लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग जो उसे घर में बंद करके पीटते, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते। हे मुनिवर, वादे तो दिखाए, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा। उसे सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट यह सब करने पर मजबूर कर देता है। एक दिन गांव की बात, बहुत जोरदार बारिश हो रहा था। ओले गिर रहे थे और ठंड हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई चले गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े भी मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर जो मेहमान पहुँचे थे, हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहीं जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कारकर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस भी नहीं आता कि उसे एक रोटी दे दे। एक दिन एक रोटी देने उनका क्या बिगड़ा। मेरा माँ बार बार सेठ जी के आंगन में पहुंचती, दूर खड़ी देखती, लेकिन दावत शुरू हुई, भोजन परोसा गया। वह जाकर पूंछ हिलाती, तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूर से देखे दूसरे आदमी ने उसे देखा और चारों ओर से घेरकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आए। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघकर से निकल गई। हे मुनिवर, माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वह दावत में बैठे लोग थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया। सेठ जी तो फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग तो कह रहे थे, भाई कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब हो गया, उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला, वह तो बस ऊपर से लांघ कर चली गई। शहरों में लोग तो कुत्ती को पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना भी खिलाते। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें से थोड़े बड़े लोग घरों में उसकी बातों में किसी चलने नहीं दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह बात अब खाने लायक नहीं। आखिरकार उन्हीं की बात मानी जाती है। सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। भोजन करने के वह आराम से रोटी और लेटी, तभी सेठ डंडर लेकर पहुंचता है। उसका बुरा हाल, पीटने लगता है। उसे भगाने का मौका भी नहीं मिलता। अपने बच्चों को लेकर के डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्ला उठी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। माँ की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जाने दो, भूख से तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्ते का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरी की तरह पीटता रहा।
कितने निर्दयी वे लोग जो हमारी पीड़ा समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात, उसी गांव में जो एक बाहर ब्राह्मण ठहरा हुआ था, उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया, उस पर दाल चढ़ाई। उसने आटा गूंथना शुरू किया और कुएं पर पानी लाने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहां पहुंची। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं। यह सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण से कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह अभी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी काटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ की रसोई बिगाड़ दी। ब्राह्मण दुख होकर वह बोला, भाई, मुझे क्या पता कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई, मेरी माँ पर जो टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा कर चलती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितना मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। ये सब बातें होती है। और फिर अंधाधुंध जो होता है, मुक्ति मिलता है। और इस तरह से चल रही लगातार रोटी से शनि का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मुश्किल में भी आ जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वो नाश होगा। तीसरा फायदा, यह ऐसा कदम जो माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित करती है। और चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से कर्ज मुक्ति भी मिलती है। और इस तरह पांचवा फायदा, जब कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो आपके व्यापार में प्रगति होता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु लंबी भी होती है। और आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य भी सुधरते हैं। इस तरह के फायदे सभी जीवों की चिंता में बनी रहती कि हमें भी क्या फायदा मिलते, लेकिन मौका नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो आशीर्वाद सेवा सुमिरन किया करो। अब सगुन की बातों में ना पड़कर साथ संगत, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। नहीं तो देख सकते हैं मनुष्य का जीवन इतना अच्छा है, लेकिन वहीं कुत्ते का जीवन कितना कष्टमय है। साथ संगत, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, साल दिसंबर का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव का प्रकोप करती है। अक्सर आपने भी देखा होगा किसी के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, किसी के मुंह ऐसे डिजाइन में जैसे कि लाम हो जाता है, और इस प्रकार की जो अशुभ बुरी शक्तियाँ प्रभाव कर सकती है। तो इस दौरान गर्भवती महिला को क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जो कि लोगों को साल 2025 के दूसरे और महाचंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा
अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों या सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ताकि हर किसी के घर में कोई ना कोई जरूर अपशगुन हो जाता है चंद्र ग्रहण पर। लेकिन प्राचीन काल में जो प्राचीन जानकारी को मिलेंगे साथ संगत जी, तो आइए आने वाली हर वीडियो के संपूर्ण जानकारी से पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए और आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल जाएगी। तो साल 2025 में कुल चार चंद्र ग्रहण थे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। इसमें इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 दिसंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं, जो कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स भी इंतजार कर रहे हैं इसकी बेसब्री से। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को शुभ अशुभ घटनाओं के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दौरान जो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, खास तौर पर जो शुभ कार्य है उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहाँ पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर में साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्रग्रहण के समय की। तो भारतीय समय के अनुसार चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर होगी, और इस चंद्रग्रहण की समाप्ति मध्य रात उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्रग्रहण की बिल्कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले कि इस चंद्रग्रहण में सूतक काल की, तो देखिए जब ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्रग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होगा। और क्योंकि यह चंद्रग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्रग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर होगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में यह रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी इस चंद्रग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतने होंगे, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्रग्रहण के समय गर्भवती महिला को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देने चाहिए। साथ ही चंद्रग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए, या किसी भी धार्मिक पुस्तक या पाठ का अनुमान की
पढ़ना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में लगने से भी दिखाना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेने चाहिए, इस पर उसके शिशु पर असर पड़ता है। इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करने चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई का। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातु से निर्मित चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए तब, संभव ना हो तब यह कम से कम अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। अपने कपड़े अवश्य बदले। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने की जितना धारणा रखें उतना ही बेहतर होगा। इसलिए इसके अलावा बात दे कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति भी खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष, कोई समस्या, इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करने चाहिए।